कंचना, क्या आप इस सवाल का जवाब देंगी कि दरअसल ये शुभ संकेत है क्या? ऐसे धमकी भरे लहजे में, धमकी भरे लहजा क्या, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी? नहीं 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 संदीप जी, पहले आप सुनिए कि जब इलेक्शन कमिश्नर ऐसे बोलते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप शपथ लीजिए और या तो आप देश से माफी मांगिए और 7 दिन के अंदर ही मांगिए, नहीं तो आपको झूठा करार दिया जाएगा। तो आप ये धमकी नहीं समझते हैं? राहुल गांधी या विपक्ष के नेता या देश में कोई भी नेता जनता से चुनकर आता है, इलेक्शन कमिश्नर जनता से चुनकर नहीं आते हैं। उनको सीधे अपॉइंट किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है कि हाँ ये व्यक्ति बनेंगे, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है। तो वो धमकी नहीं दे सकते लीडर ऑफ अपोजिशन को। और जब वोट चोरी हो रही है तो मतलब ये नया दौर आ गया है राजनीति का, कंचना, कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपकी बात में ये मान भी लूं कि उन्होंने भी धमकी दी तो आप भी धमकी देंगे। नहीं, बात अब ये नया दौर हो गया है राजनीति का शुरू। बात धमकी की नहीं है। पहली बात कि आपका काम क्या है? आपका काम है कि वोटर जब बूथ तक जाए, वोटर को बूथ तक कैसे पहुंचाना है, फैसिलिटेट करना आपका काम है। इलेक्शन कमीशन का काम है, डिक्टेट करना काम नहीं है। सबसे पहले आपने जनता को डिक्टेट किया कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, नहीं तो आप बांग्लादेशी हैं, नहीं तो आप घुसपैठी हैं। और सीधे आप कहते हैं क्या कि इतने लोग के पास घर नहीं है, इतने लोग के पास घर नहीं है तो उनके पास डॉक्यूमेंट है क्या? इतने लोग के पास घर नहीं है इसलिए 0 नंबर है। XYZ जिनके पिता का नाम है उनके पिता नहीं, इसलिए XYZ है। एक तो आप झूठ बोलते हैं, आप सूत्रों के हवाले से बांग्लादेशी घुसपैठिए का खबर चलवाते हैं। आप एक नेता की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी की तरह काम कर रहे हैं, और आप लीडर ऑफ अपोजिशन को जब धमकी देंगे कि आप माफी मांगिए देश से, उसके लिए तरीके हैं ना कंचना। देखिए, उसके लिए तरीके हैं ना। अब राजनीति में आप हत्थे से उखड़ने लगेंगे। अब मतभेद होते हैं, इतने मनभेद हो जाएं। मेरा सवाल ये है, भाई आप महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रस्ताव लाने पर चर्चा कर रहा है विपक्ष, लाइए ना महाभियोग, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, FIR दर्ज कराइए ना। चीजें हैं ना, आधार को पहचान मान लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अलग से अब लिस्ट तो आ गई ना 65,64,000 लोगों की, कि नहीं? संदीप जी, आप बताइए, हर छोटे छोटे काम के लिए हम सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहेंगे क्या? जनता हर छोटे काम के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ती रहेगी क्या? हम कहेंगे हमसे मिलिए, आप हमसे नहीं मिलेंगे। आप जब बुलाएंगे हम तब आए। हमारी भी, हम विपक्ष में हैं, हमारी भी कोई औकात है, हम जनता से चुन कर आते हैं। आप हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और आप जब धमकी देंगे, बात ये धमकी की नहीं, बात ये अगर आपने वोट चोरी की है और आप सिद्ध नहीं कर पा रहे कि आपने वोट चोरी नहीं की है और बजाय आप धमकी दे रहे हैं, तो कानूनन आप पे कार्रवाई होगी। जब भी हमारी सरकार आएगी, आप बीजेपी की भाषा बोल लीजिए, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी कार्रवाई होगी। ये तो कोई धमकी नहीं है, ये कानून, ये जो नियम है उसके तहत, जैसे वो नियम पढ़ा नहीं, ये धमकी नहीं है तो और क्या है? ना 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 कंचना, ये धमकी नहीं तो और क्या है? मुझे फिर ये बता दीजिए। फिर तो यही चलेगा, फिर तो हर कोई किसी को डराता धमकाता फिरेगा, मेरा नंबर आएगा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या तरीका है? बिल्कुल ये धमकी नहीं है। हमने जो सवाल किए, SIR को लेकर जो सवाल किए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया, या कोई भी जो सवाल कर रहा है, उसका जवाब देने के बजाय आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिस दिन हमारी यात्रा निकल रही होती है। आप जवाब देने के बजाय आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर प्रवचन सुना रहा है, वैसे सुना रहे। आपको देश का लोकतंत्र बचाने के लिए आपको दिया गया है, आप चुनाव आयुक्त हैं। आप इस तरह से वो जो पद है उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं, और सीधे सीधे LOP को, जो एक कैबिनेट रैंक के बराबर होते हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। तो अगर वोट चोरी कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पर आप शपथ दे दीजिए कि आपने चोरी नहीं किया है। आपने अनुराग ठाकुर से नहीं पूछा कि 4-4 मतलब मैं समझ गया कि वो उन्होंने धमकी दी। एक मिनट प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, ये तेरी धमकी बनाम मेरी धमकी, ये धमकी दी जा रही है, ये दोनों हाथ से ताली बज रही है। ये चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी ये कहां से अख्तियार है और इस तरह की भाषा वो भी इस्तेमाल करें? या तो हलफनामा दो वरना माफी मांगो। अनुराग ठाकुर से भी यही कह देते, हमारे लिए सब समकक्ष, ना विपक्ष ना पक्ष। संदीप जी, कथनी करनी में तो बहुत अंतर दिखाई दे रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है संदीप जी, इसको जरा दो हिस्से में समझने की जरूरत है। अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग, इन दोनों की कोई बात नहीं की।
क्योंकि चुनाव आयोग जनता हितैषी होती है, जनता के लिए काम करती है, वह स्वतंत्र एक संवैधानिक इकाई है जो अपना काम कर रही है, उस पर बोलने की किसी को अधिकार नहीं है। पर अब आगे की दूसरी बात जरा महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग को निपटा देंगे, देख लेंगे। प्रोफेसर साहब पहली बात पे ही रहते हैं ना, आप एक बात हल्की सी कहकर और उसको बस, चुनाव आयोग को कुछ नहीं बोला अनुराग ठाकुर ने, नहीं, बात ही पूरी नहीं होने दिए। चलिए बताइए, सुनिए ना, 6 नेताओं के नाम लिए, उसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ में अभिषेक बैनर्जी और एमके स्टालिन। वो कहां से तो लिस्ट आ गई उनके पास, एल्गोरिथम एनालिसिस भी उन्होंने कर लिया, और वो बाकायदा वो कागज में दिखा चुका हूं। स्टूडियो में बैठा होता तो फिर दिखा देता, मैं अभी पटना में बैठा हुआ हूं। घुसपैठिए, वोट चोरी, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2,90,000 डाउटफुल वोटर्स हैं जी कन्नौज में, इसलिए वहां पर ऐसे जीत गए। तो ये किस पर आरोप लग रहे थे? ये तो चुनाव आयोग ने ही तो गिनती कराई थी ना। बस मतदाता, डाउटफुल मतदाता किसने बनाए? नहीं, चुनाव आयोग ने ना। जो मैं बता रहा हूं संदीप जी, बता रहा हूं, दूसरे हिस्से में जिस बात को मैं कहता उस बात को आप यहीं ला दिए पहले ही, वो भी ठीक बात है। चुनाव आयोग भारत की आज़ादी के बाद यानी 1951 के आसपास से हम देखें और बीच में टीएन शेषन के कार्यकाल को थोड़ा सा किनारे कर दें, तो पूरी तरह से गिरवी रखने की कोशिश किसने की? उसी का परिणाम ये सब सूची में नाम है। अब ये जो बिलबिलाहट है, तिलतिलाहट है, वो जनता के बीच में जाके लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद नागरिक हिंसा कराने की एक बड़ी साजिश की करनी थी। कौन लोकतंत्र की व्यवस्था में ये फर्जी वोटर घुसपैठिए लिस्ट में थे। तो इसका मतलब ये हुआ पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं जिनमें ज्यादातर बीजेपी जीती, वो चुनाव ही डाउटफुल मतदाता सूची नहीं, ये नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं? मैं वही बात बोल रहा हूं, मैं वही बात बोल रहा हूं। नहीं संदीप जी, अगर यहां पर एक मिनट, मैं वही बोल रहा हूं, ये इन लोगों के नापाक इरादे थे, पूरी तरह से गिरवी रखने की कोशिश थी, सफल नहीं हुए, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बिहार की जनता बहुत समझदार है, और जो संविधान से चल रहा था वो मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में अनिल मसीह वो फर्जीवाड़ा जो कर रहे थे और कह रहे थे नहीं जी आम आदमी पार्टी के लोगों ने वो पर्चे फाड़ दिए, या अभी वो पानीपत में वो किस्सा सामने आया, ईवीएम में काउंटिंग कराई रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के, और जो सरपंच विजयी घोषित किया गया था उसे हारा हुआ करार दिया गया, जो हार गया था मोहित वो जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। ईवीएम में भी गड़बड़ जाला हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है। नहीं संदीप जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, इतनी बड़ी चुनाव व्यवस्था में, इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया में ये जो गड़बड़ी हुई, उसके लिए कानून संबद्ध काम हो रहे हैं और उसको स्वीकारना चाहिए। इसके लिए तो आपको पीठ थपथपानी चाहिए कि ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो पानीपत के भी रिजल्ट आए, जो गड़बड़ी हुई, अब कितना हुआ ईवीएम पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे वो सही है या गलत, उनका जवाब मिला क्या चुनाव आयोग की तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, या कि नहीं पीपीटी गलत थी? बस संदीप जी, आप संदीप जी, राहुल गांधी का एक ही सवाल है और राहुल गांधी का एक ही जवाब है कि देश में हिंसा कराओ, देश में किस तरह से विवाद पैदा करो और भारत को कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश बनाओ और सत्ता में वापस आओ। इसके अलावा ना उनके पास कोई सवाल है ना उनका कोई मकसद है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की खूबसूरत, चुनाव आयोग की कोई जवाबदेही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? चुनाव आयोग जनता हितैषी है और चुनाव आयोग के प्रति विश्वास रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान से संचालित होने वाले संवैधानिक संगठनों पर हफ्ते भर में हलफनामा दो वरना देश से माफी मांगो, ये धमकी है क्या? ये धमकी नहीं है क्या? ये धमकी नहीं है सौरभ भाई? देखिए संदीप जी,
राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इस तरह से वाहियात बातें करना जिम्मेदार व्यक्तियों का वो अलग बात है। इससे पता चलता है कि राज सत्ता का भूत अभी आपके दिमाग से उतरा नहीं है। राज सत्ता का जिस तरह से आपके भीतर खून दौड़ रहा है वो जनता जानती है, पहचानती है। अरे भाई ये भारत है, अगर लगता है आम किसी को आदमी तो भी गड़बड़ ताकतवर झाले है। के बारे अब राज में, सत्ता खत्म हो गया। गड़बड़ झाले के बारे में आवाज नहीं उठानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, गड़बड़ झाला अरे बिल्कुल उठानी चाहिए। आप सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, आपको जो लग रहा है उठाना चाहिए। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष का होना तो लोकतंत्र की। अटल जी विपक्ष में रहे, आडवाणी जी विपक्ष में रहे, विपक्ष में होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्ता की भूख और देश को गिरवी बनाने के सारे षड्यंत्र और साजिश, यह देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। लाल कृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा राव की क्या वो भूख नहीं थी? 2009 में चुनाव हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठाते घूम रहे थे। आज आप ईवीएम के सबसे बड़े पैरोकार बने हुए हैं, तब आपके सबसे बड़े नेता संदीप जी, क्षमा करिएगा, यहाँ पर नहीं, ईवीएम पर लेख था आडवाणी जी का। संदीप जी, सबसे बड़े नेता तो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी है ना। संदीप जी मैं करेक्ट कर दूं जरा, प्लीज सुन लीजिए। जीवीएल नरसिम्हन राव और आडवाणी जी दोनों का यह आर्टिकल था, आर्टिकल के द्वारा बात हुई थी कि दुनिया प्रोग्रेसिव होती जा रही है, ऐसे में ईवीएम के बारे में बात आई थी। लेकिन हाँ, उनकी तो पुस्तक ही है और दोनों उस परिसंवाद में भी प्रस्तावना लिखी थी, परिचर्चा भी था, सेमिनार भी था। लेकिन मैं उस पुस्तक का साक्षी हूं जहां विमोचन हुआ था। मेरा कहना कुछ और है इसमें, आप उसको इससे न जोड़ें। वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रगतिशीलता की बात की जा रही थी, वहां पर उसको यहां न जोड़े। ये तो आस्था ही इनका नहीं है, इनका तो देश को पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।